एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। तो बहुत लंबे अरसे के बाद में मतलब चैप्टर खत्म हुए बहुत टाइम हो गया है, उसके बाद में आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? अल्टरनेटिव सेंटर पावर ऑफ, ठीक है, सेंटर्स ऑफ पावर। ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग जा करके इसके जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो चेक करके आएंगे, क्योंकि जब हम ये वीडियो देख लेंगे एक बार तो क्या होगा चीजें, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, फटाफट हमें आंसर्स आने लगेंगे और आप खुद भी क्विकली इसके आंसर्स कर पाएंगे, है ना। तो आज के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा वो हम लोग किस फॉर्म में देखने वाले हैं। हम आज 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज सारे टॉपिक सेम है, मतलब एक चैप्टर है तो उसमें टॉपिक तो वही होंगे, तो उन्हीं टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, कोई 5 का, और कुछ ऐसे होंगे कि 3 और 2 वाले जो क्वेश्चन है उसको मिला करके आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ये चीज, मतलब इतना सब बताने का मतलब क्या हुआ कि आपको फोकस करना है उस टॉपिक पे, मतलब उस टॉपिक को एकदम डीपली बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, ताकि उसमें से छोटा या बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो टॉपिक बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आप अच्छे से आंसर भी लिख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग आज का जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट ही नहीं दिया कि किस नंबर में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के साथ में अलग अलग बताना चाहती थी कि अगर ये आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 3 नंबर में पूछ लिया जाए या 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको किस तरीके से उसको आंसर करना है, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही होने वाला है, बस एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए अलग अलग नंबर के फॉर्म में। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछता है तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। वो कौन सी एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज एशियन एस्टैब्लिश। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फटाफट एक जो रिवीजन होता है हम लोग वो कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। देखो हमने बाइपोलर वर्ड स्टार्ट किया था, मतलब कोल्ड वॉर हुआ था, बाइपोलर स्टार्ट हुआ, उसके बाद में यूनिपोलर में चेंज हुआ, तो बहुत सारी जो पावर्स है वो क्रिएट हुई थी। सबसे पहले तो एक अमेरिका जो है, अमेरिका और जो यूएसएसआर है, यूएन और यूएसएसआर, ये 2 पावर्स क्रिएट हो चुकी थी। अब ये पावर जब खत्म हुई, मतलब यूएसएसआर जब खत्म हुआ तो एकमेव अधिकार किसके पास हो गया? यूनिपोलर कौन हो गया? यूएन। ठीक है, अब वो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो साथ में मिलकर के एक अलग ही जो ग्रुप्स है वो बना रही थी, स्टैब्लिश होते जा रही थी। तो वो सारे ग्रुप्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि कौन कौन से ग्रुप मिलकर के, मतलब कंट्रीज में मिलकर के जिन्होंने ग्रुप बनाया, किस लिए बनाया, उनका स्टैब्लिशमेंट कैसा था, ईयर कौन सा, ये सारी चीजें जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो बस उसी से रिगार्डिंग हमारे सारे क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज आसियन एस्टैब्लिश। अब आसियन एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? ठीक है, अब आपको ये वाला आसियन जो है, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होंगी कि जब बहुत सारी, मतलब क्या होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकली बहुत सारे मतलब वीकनेसेस देखने को मिले थे, क्राइसिस देखने को मिले थे। ठीक है, एक तो फसल वगैरह, मतलब जो मानसून दिक्कतें कर रहा है वो तो था ही था, लेकिन सब लोग इकोनॉमिकल जो क्राइसिस क्रिएट हो चुके थे वो वाले तो बहुत सारे थे। तो ऐसे क्या हो रहा था कि बहुत सारे ग्रुप्स मिल मिल करके अपनी अलग ही कुछ, मतलब ऐसे, मतलब कंट्रीज मिल मिल के ग्रुप बना रहे थे। ठीक है, जो कि आगे ग्रोथ भी हो रहा था। इन्हीं में से एक कौन सा था? आसियान था। ठीक है, और डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। तो आसियान का मेन पर्पस क्या था? इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, उसके द्वारा क्या करना था, उसको जो सोशल प्रोग्रेस करनी थी वो था, कल्चरल डेवलपमेंट करना था। इसलिए आसियान ने अपने आप को कुछ मेंबर कंट्रीज के साथ में मिल करके डेवलप किया। और वो 5 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है उसी के थ्रू वो क्या करना चाहता था? अपनी सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहता था। क्लियर? तो ये तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे इसी को मैं 5 नंबर में पूछ लूँ तो आप क्या करोगे कि आसियान क्यों डेवलप हुआ था और इन विच ईयर। ठीक है, वो कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, आपको मतलब स्टैब्लिश हुआ था वो भी है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, आप ये सारी चीजें, मतलब 3 पॉइंट, एक तो डेफिनेशन वाला ही हो गया, दूसरा
एस्टैब्लिश ईयर साथ में ऐड कर देंगे, इसमें तीसरा कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज थी ये कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका 5 नंबर का एक आंसर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही हो? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लोगो ऑन द आशियान फ्लैग सिंबॉलिज। देखो, अब आशियान का जो फ्लैग था उसमें क्या था, मतलब हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था कि एक राउंड सर्कल था जिसमें धान की क्या थी, 10 बालियां थी। क्लियर? तो वो जो 10 स्टॉक ऑफ पैडी राइस जो है ना, तो वो क्या कर रहा था, मतलब जो 10 मेंबर कंट्रीज उसकी जो परमानेंट कंट्रीज है, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि हम जो 10 है उसमें कितना अच्छा बॉन्ड है, इन सारी चीजों को क्या कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? और एक और होमवर्क, ये जो आशियन का जो फुल फॉर्म है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो जो हमारी साउथ और जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, एशियन कंट्रीज थी, तो इन लोगों ने मिलकर के क्या ये ग्रुप बनाया था। ठीक है, यूरोपियन तो यूएन अलग ही है, एशियन कंट्रीज तो जो थी, ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट और जो ईस्ट वाली जो कंट्री थी, ठीक है, मतलब ये साउथ वाली और ये जो ईस्ट वाली, भाई कहाँ पेन टैप का सिंबल किधर जा रहा है, ओ गॉड। तो ये जो ईस्ट और साउथ, इसका जो एशिया का जो ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्रीज थी, इनके साथ में मिलकर के इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। क्लियर? ऑन द एशियन लोगो द 10 stalk of paddy represent that 10 southeast Asian country bond together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of ASEAN. क्लियर? यही चीज थी, तो आपको ये इस तरीके से लिखना है। और अगर आपसे नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे 2 या 3 नंबर में ही पूछने वाला है, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो आपको 10 मेंबर कंट्रीज के बारे में नाम लिखने होंगे। दैट्स इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू members of EU who are permanent member of the UN Security Council. अब जो UN Security Council है, ठीक है, तो उसकी जो परमानेंट मेंबर कंट्री थी ईयू की, तो जो यूनियन, ईयू मींस यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ओके, यूरोपियन यूनियन क्यों बना हुआ था, तो सेम जिससे आसियान बना था वैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने क्या किया, मतलब अब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ये लोग भी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी पड़ोसी कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, जिससे क्या करते थे, ये एक दूसरी कंट्रीज के साथ में क्या कर रहे हैं, बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, जिससे इनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ रही है, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और इनका मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि ये चाइना और अमेरिका को भी टक्कर देते थे और इनसे एकदम कट टू कट बातें करते थे। इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर रखा हुआ था। क्लियर? तो अब हमें वो ईयू की 2 मेंबर कंट्री रखनी है, तो जो स्टार्टिंग में कौन कौन सी थी, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो इनकी परमानेंट कंट्री थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। बस वही हमारा आंसर है। द 2 मेंबर स्टेट ऑफ ईयू who are permanent member of the UN Security Council is Britain and France. अगर आपसे ऑब्जेक्टिव केस में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सी नहीं कौन सी है, उसमें से कोई एक ब्रिटेन या फ्रांस दिया जाएगा जिसको आपको एक चूज करना है। क्लियर? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडिंग द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर, अभी मैंने जस्ट बताया कि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के बीच में जो भी क्या कहना चाहिए, जो ट्रेड है वो बढ़ाने के लिए, व्यापार व्यापार स्टार्ट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन अब ना यहाँ पे हम थोड़ा इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना उसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ताकि आगे शायद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो ऑटोमेटिकली बनते चले, है ना। तो अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन जो है वो क्यों स्टैब्लिश किया गया। अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा क्राइसिस क्रिएट हो चुके थे, इकोनॉमिकल तो डेफिनेटली हुए थे, हर कोई जो है अलग अलग पावर्स के साथ में जा रहा था। हाँ जी, तो 1948 में क्या होता है, मतलब यहाँ से ये बात करें तो एक यूनियन का, एक यूरोपियन यूनियन, एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन नहीं, लेकिन एक ऐसा मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होता है, इसलिए ताकि इसकी जो आसपास की जो कंट्रीज है इन सबके साथ में मिलकर के इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे कि क्या कर सके, आपस में कंट्रीज जो है ये बिजनेस कर सके। ठीक है, करते करते इसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ते गया इन द सेंस कि ये पॉलिटिक्स में भी आ गया, मतलब अभी तक ये सिर्फ इकोनॉमिकल था, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिकली सपोर्टेड था, कि मतलब जो भी इनको प्रॉब्लम, मतलब बिजनेस वगैरह करने हैं, अपना ट्रेड बढ़ाना है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गिर चुका था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि वो सारे जो यूएसएसआर की मेंबर कंट्रीज थी वो भी इन्वॉल्व होते गई और इसने अपना एक पॉलिटिकल जो है प्लेटफॉर्म वो भी क्रिएट कर लिया। धीरे
धीरे धीरे 2016 तक के पता है इसकी इकोनॉमिकल इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि इसने चाइना और अमेरिका जैसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थे इनको भी मतलब मात देने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो क्रिएट होता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखें, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो जाएगा। द जनरल ऑब्जेक्टिव फाउंडिंग द यूरोपियन यूनियन वर टू हैव एन एरिया ऑफ फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल फॉर्टिनर। ठीक है, मतलब उनके साथ में क्या चाहिए था, मतलब यूरोपियन यूनियन एक ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे वो बिना इसके मतलब किसी डर के एक फ्रीडम के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में, जस्टिस के साथ में उनका एक इंटरनल एरिया बना रहे। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, ये यहाँ पर एक चीज वो हो गया कि ये बिजनेस ट्रेड करना चाहते थे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे, इन्होंने अपने साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांस को भी प्रमोट किया। तो ये सारे यूरोपियन यूनियन के जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लिख सकते हैं अगर ये 5 नंबर में भी आता है तो। क्लियर। मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेटली ये चैप्टर से आप ये उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें रखी हुई है, इवन आपको आगे चल करके बहुत सारे जब हम पढ़ने जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के फुल फॉर्म पूछना तो जाहिर है। और याद होगा आपको मैंने आसियान का फुल फॉर्म आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, और वो भी कौन से, एशियन नेशन। क्लियर, यहाँ पे एशियन मिसिंग है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, CTBT का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या है, इसके लिए आप वापस जाइए हमारे वीडियो में, वहां पर ये चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म, ये सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। और ये आपको होमवर्क है कि जितनी भी ऐसे वर्ड्स है इसमें आए हुए हैं तो उसको आपको फुल फॉर्म अच्छे से देखना है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब MCQs में पूछे जा सकते हैं। The next question, state any 2 feature of the European Union that make it an influential organization। अब हमें इसके ऐसे 2 फीचर्स के बारे में बताना है जो कि influential organization कहलाए। देखो, EU has evolved over time from an economical union to political union. It has its own flag, anthem, founding date and currency। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन था इसने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप किया, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसने ये किस पर्पज से शुरू हुआ था, ये एक इकोनॉमिक पर्पज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने आगे चल के अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने अपने आप को पॉलिटिकल व्यू में भी ला करके रख दिया। दैट मीन कि इसने अपने आप की बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसने क्या किया, एशियन फोरम एस्टैब्लिश, एक सेकेंड भाई, ओके ठीक है, बहुत ज्यादा। और यहाँ तक कि आपको एक और सरप्राइजिंग चीज होगी जो कि हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट कि जो यूरोपियन यूनियन है इसने अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद में भी इसने अपना फ्लैग, एंथम और जो फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, यूरोपियन यूनियन ने ये सारी चीजें क्रिएट की है। तो एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो था ही ना भैया, कि कोई इतना ऑर्गेनाइजेशन कोई बने, और इसने क्योंकि इसने अपने आप को एक नेशन ही घोषित कर दिया था। क्लियर, मतलब ऑलमोस्ट ये अपने आप में एक नेशन बन चुका था, क्योंकि ये पॉलिटिकल व्यू में आ चुका था, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल चुका था, यूनियन बन गया। तो इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना सका। उसके बावजूद इसने अपना फ्लैग बनाया, एंथम बनाया, अपनी फाउंडिंग डेट रखी, अपनी करेंसी लॉन्च की। तो डेफिनेटली भाई एक बात तो है इस ऑर्गेनाइजेशन में। यूज शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन 3 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ द US। 3 से ज्यादा टाइम जो है इसने अपना क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड जो है वो भी शेयर किया, और अमेरिका से ज्यादा। ठीक है, मतलब मैंने ये इतनी ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि इसने चाइना और अमेरिका जैसे लोगों को भी मात दे के बात की। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का तो सर्वोच्च होता ही होता है, सर्वोच्च, तो उसके बाद में भी उससे टक्कर लेने के लिए भी रेडी हो चुका था, क्योंकि इसने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर रखा हुआ था। The next question was, when was the ASEAN Regional Forum established? What were its main objective? अभी जस्ट शुरू शुरू में बताया कि आसियान जो है वो कब किस लिए बना हुआ था।
ये चीज तो पता ही होंगी, और उसके साथ में अब हमको इसी चीज में ये चीज रखनी है, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, अगर आशियन का कोई, हाँ, व्हाई वाज आशियन स्टैब्लिश, ठीक है, आशियन क्यों स्टैब्लिश किया गया, तो ये 2 से 3 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 2 या 3 में पूछा जा सकता था, और मैंने यही बात बताई थी कि ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यही पूछ रहा है कि भाई ये क्यों बनाया गया था और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है, किस ईयर में किया गया, ठीक है। तो यही पता चल गया ना कि कैसे वो क्वेश्चन जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितने नंबर का हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए 5 मार्क्स का। देखो, आसियान जो है 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, ये भी पता है क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिकल ग्रोथ करना चाहता था। क्लियर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर टू एक्सेलरेट इकोनॉमिकल ग्रोथ थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principle of United Nation Charter. अब ये जो प्रमोट, देखो, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ तो करने करना चाहता था, इसके साथ में ये सोशल प्रोग्रेस करना चाहता था, कल्चरल डेवलपमेंट करना चाहता था। ये इसे मतलब जो आशियन ग्रुप था उसमें एक पीस क्या करना चाहता था, शामिल करना चाहता, जैसे कि इसके फ्लैग से क्लियर है कि यहाँ पे 10 जो है वो बनी हुई है पत्ती, ठीक है, तिली किसकी बनी हुई है, पेडी राइज, ओके। तो इसकी बनी हुई है, तो ये क्या बता रहा है कि ये इनके आपस में जो मेंबर कंट्रीज है, ये इनके बीच में दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, लव का सिंबल है। क्लियर। तो ये उससे क्या कर रहा है, रीजनल पीस डालने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड चार्टर। जो भी रूल्स लॉ है उसके थ्रू स्टेबिलिटी लाना चाहता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाह रहा है। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव हो गया आशियान के, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए रेडी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंडियाज इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद चाइना। जब हम लोग साउथ वाला जब पढ़ेंगे ना, क्या साउथ एशिया वगैरह वाला, तो यहाँ पे हम इनके मतलब शायद वो चैप्टर, वो वाले वीडियोस तो आ भी चुके हैं। क्या साउथ एशिया का जो के जो मतलब ये साउथ एशियन कंट्रीज जो है, राइट, तो वो वाला जिसमें हमने हमारे जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, ये सारे रिलेशंस हमने देखे हुए हैं। शुरू से हमारे रिलेशन किसी के साथ इतने खराब नहीं थे, हाँ, पाकिस्तान तो क्रिएट ही हुआ था मतलब दुश्मनी के साथ में, क्लियर, लेकिन चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं थे। ये वक्त के साथ साथ जो है वो और खराब होते चले गए। तो बस हमको यही एक्सप्लेन करना है। तो इसके शायद एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनेगा कि हमारे जो रिलेशंस है पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये क्वेश्चन फिलहाल तो आपसे 5 नंबर का यहाँ पे पूछा जाना है, ठीक है। अब इंडिया की इम्प्रूविंग रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे इम्प्रूविंग की बात कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है। क्लियर। After the end of Cold War, significant changes have been seen in the relationship between India and China. Rajiv Gandhi visited in December 1988, and both governments have taken measures to contain conflict, to maintain peace and tranquility on the border. Cultural exchange and cooperation agreement are signed by both. Increased transportation and communication establish more sound relationship. ये तो बात ये इसकी हो गई कि क्या मतलब जब राजीव गांधी गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1988 में, तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में पीस एंड ट्रैनिक्विलिटी के बारे में बात की गई, और हमारे बीच में जो बिजनेस को लेकर के कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, जिससे दोनों के बीच में क्या हो, कल्चरल क्या हो, एक्सचेंज हो, और उसके साथ में कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों के बीच में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन को मतलब इंक्रीज करना है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं। और बेटर रिलेशनशिप करने के लिए क्या करना होगा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। तो इनने इसके लिए क्या किया, इसके लिए कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, इनने इनके साथ में बिजनेस किया, एग्रीमेंट साइन किए, जो इन दोनों ही कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो मतलब फायदा तो दोनों को ही होना है, और दोनों को फायदा है तो दोनों के रिलेशनशिप जो है वो बेटर होते जाएंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग इनके नेगेटिव और जो पॉजिटिव फैक्ट्स है इसमें और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी चीजें और नहीं हो रही है कि किस तरीके के रिलेशंस थे। एक बार हमें पता चल जाए कि इनकी हिस्ट्री क्या थी, तो हम प्रेजेंट जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बेहतर समझ पाएंगे। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील। अब पंचशील आपको याद, आपको मैंने 5 पॉइंट्स भी पढ़ाए होंगे पंचशील के लिए कि पंचशील एक्चुअल में क्या था, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, पंचशील एक एग्रीमेंट ही बोल सकते हैं, ठीक है, किसके बीच में, चाइना एंड
इंडिया के बीच में। ठीक है, यह जो अभी पहला वाला क्वेश्चन किया तो उसमें एक इम्प्रूविंग पॉइंट में हम ये पॉइंट भी रख सकते हैं कि पंचशील जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए भी या बेटर हो इसलिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल coexistence are known as पंचशील which form the क्या है bedrock of Indo-China relationship। ठीक है, इंडो और चाइना की रिलेशनशिप या इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाने के लिए 5 ऐसे प्रिंसिपल है जो कि शांति के है। ठीक है, मतलब क्या है, एकदम शांतिदायक है, जो कि पंचशील के नाम से जाने जाते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल codification is treaty from the took place in 1954 when an agreement between India and China was signed as guiding principle of Indo and प्रिंसिपल 4 इंडो एंड चाइना रिलेशनशिप। ये 1954 में साइन किया गया था एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में। और क्यों किया गया था, ताकि इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है मतलब एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल थे इन दोनों के लिए। अब आपको होमवर्क यहाँ पे है कि आपको कमेंट सेक्शन में वो 5 प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पंचशील के जो प्रिंसिपल है वो आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। ठीक है, पढ़ाए हुए मैंने ये प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू स्टेप टेकन बाय चाइना टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी। हाँ, देखो चाइना की इकोनॉमी जो है ये चीज को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए हैं कि कैसे चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत लो से एकदम हाई रेट पे आ जाती है और वो टॉप इकोनॉमी का मतलब जो हाई ग्रोथ वाली जो कंट्रीज है उसमें कैसे इन्वॉल्व होता है। क्योंकि सबको पता है चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को और चीजें बढ़ाई है, मतलब उसने बहुत काम किया है तब वो इतनी अच्छी जो है, मतलब उसकी इकोनॉमी हम मतलब वर्ल्ड की कुछ सिलेक्टेड टॉप कंट्रीज में उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि 2 स्टेप्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले वहां के जो डेंग थे, ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर की थी जिसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। अब ये ओपन डोर पॉलिसी क्या थी इसको देखते हैं। देखो भाई, जो चाइना की इकोनॉमी थी मतलब अगर हम उसके ऊपर बात करें तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। क्लियर, तो पहले ये इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ के जो फर्स्ट पीएम आए तो उन्होंने क्या किया कि जो भी एग्रीकल्चर से जो भी पैसा आने वाला है इनने इसको क्या किया, इंडस्ट्री में लगा दिया। ठीक है, इंडस्ट्री में लगा दिया ताकि इन्हें ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर से आकर के इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ेंगी। एक हद तक इन्हें काफी फायदा भी हुआ। इन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी इंडस्ट्री में लगने वाला कच्चा रॉ मटेरियल है इन्होंने इसे नॉर्मल लेवल पे बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा बचने वाला है वो बच के हमारी कंट्री में बचेगा। तो इन्हें सबसे पहले ये स्टेप लिया कि जो भी रॉ मटेरियल हमको बाहर से ऑर्डर करना है हम वो खुद हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, इन्होंने फिर और क्या किया, इनके यहाँ की जितने भी पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो बेरोजगार थे उन्हें शिक्षित किया, उन्हें रोजगार दिया। ठीक है, इस तरीके से मतलब उनकी स्वास्थ्य पे, उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ताकि क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो आप अपनी इकोनॉमी में कुछ योगदान जरूर करेंगे। क्लियर, इसके बाद में क्या होता है कि ये सोशलिस्ट थे। अब इनने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया। क्लियर, तो ये क्या करते हैं, यूएस से हेल्प लेते हैं और यूएस के साथ में क्या होता है, कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है, इनका लेना देना दूसरों से बढ़ता है तो ग्रोथ आनी शुरू हुई। इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, उसके बाद में इन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि अभी तक के सोशलिस्ट जो थे मतलब गवर्नमेंट भी ही सबको पाल पोस रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जब जनता के हाथ में भी थोड़ा बहुत चला गया तो इनकम आनी शुरू हुई, चीजें डेवलप होने लगी। क्योंकि अभी तक के सिर्फ एक ही राज कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, सबके हाथ में बढ़ गया, तो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ने लगी। और यही हुआ कि इकोनॉमी जो है चाइना की वो टॉप मोस्ट कंट्रीज में शामिल हो गई। ठीक है, these aim at the generation of high productivity by investment of capital and technology from abroad। अब इन्होंने क्या किया, इस जो जनरेशन में आया था तो इन्होंने क्या किया, हाई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है इन्होंने क्या किया, अब्रॉड से कैरी की। प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, प्राइवेटाइजेशन किया इंडस्ट्रीज का, जिससे इनकी इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है व्हाट लेड द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। भाई यूरोपियन यूनियन इतने बार पढ़ लिया, इतने बार पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो कब बना, मतलब क्या था कि मतलब जो फॉर्मेशन है वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो फॉर्म जो है वो कोल्ड वॉर के बाद में यूरोपियन यूनियन जो है वो क्रिएट किया गया। और इसके बाद में जब ये यूरोपियन यूनियन जब बना तो इसमें यूएसएसआर से जितनी भी टूटने वाली जो कंट्रीज थी वो इसमें आती है। और इनका मेन एम क्या रहता है, अपना इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म after the end of the cold war, after the integration of USSR, the European Union was formed to consolidate the process of reviving the shattered economy and the European countries, and to get massive हेल्प अंडर द मार्शल लॉ। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हो गई कि जब जैसे ही यूएसएसआर कोल्ड वॉर वगैरह होता है तो यूरोपियन यूनियन के लिए जो यूएस है वो हेल्प करता है, और उसके उस हेल्प करने को ही क्या बनाया गया था, एक मार्शल प्लान। ठीक है, वो मार्शल प्लान किसके लिए था, वो यूरोपियन यूनियंस के लिए था, जिसमें वो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करे या मतलब इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो बढ़ाने में, जो उनकी शैटर्ड इकोनॉमी थी ना, जो गिरी हुई इकोनॉमी, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इसने यूरोपियन कंपनी के साथ में यूरोपियन यूनियन बनाता है। लेकिन इसके साथ में मार्शल प्लान के तहत तो इसने इसकी हेल्प की, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ, इसने अपने यूनियन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि इसने इकोनॉमिक से होते हुए ये पॉलिटिकल ग्रुप भी जल्दी ही बन गया, या पॉलिटिकल यूनियन जो है वो बन गया। तो दैट्स इट अबाउट यूरोपियन यूनियन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 1962। अब हम बात करें कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो 1947 से 1962 तक के कैसे थे। यहाँ पे हमारे पास दो तीन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक तो एक ऐसे रिलेशनशिप होंगी जो कि एकदम फ्रेंडली है, और एक जो है वो टेंशंस वाली है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्स है। क्लियर। तो अब हम फ्रेंडली के बारे में बात करें तो क्या करें, अभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी, हमने पंचशील समझौता जो है पंचशील एग्रीमेंट है वो साइन किया था, 5 पॉइंट्स के ऊपर बात की थी जो पीसफुल थे, किन किन के बीच में, इंडो और चाइना के बीच में। क्लियर। तो आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949 इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया नहीं, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे चाइना होना चाहिए आई थिंक। प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो जो यू अडॉप्टेड पंचशील द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस ऑन 29 अप्रैल 1954। ठीक है, पहली ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर चाइना है मे बी, ठीक है चाइना है, क्योंकि चाइना ही पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया था। और अभी अभी हमने जो उसके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बात की है, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हमने यही पढ़ी है कि पहले वो कम्युनिस्ट थी, उसके बाद में इसने धीरे धीरे अपने आप को प्राइवेटाइजेशन या जो है कैपिटलिज्म में इसने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पहले, और उसके बाद में क्या हुआ, नेहरू और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौते के वक्त दोनों जगह के जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो कौन कौन थे। क्लियर। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, पंचशील समझौता जो है इन दोनों के बीच में साइन किया जाता है। तो ये तो होगी प्यार मोहब्बत वाली बातें। अब थोड़ी दुश्मनी वाली तकरार वाली बातें कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, और ये वॉर जो है अभी तक के चलते आ रहे हैं। आपको पता है कि कैसे हम लोग सीमाओं के लिए, मतलब कभी देखते हैं इसके सैनिक उधर घुस गए, इसके उधर घुस गए, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आए दिन सुनने को मिलती है। Okay, China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between two countries. हाँ जी। तो अब हम किसके बीच में बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच में जो तनावपूर्ण माहौल है, जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में दोनों के इसमें हिंदू चीनी भाई भाई ये स्लोगन चल रहा था। क्लियर। इन दोनों के बीच में पंचशील भी हुआ। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है तो वो देखते हैं। प्रॉब्लम उस टाइम से क्रिएट होती है जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, वो तिब्बत चाहते थे। क्लियर। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से जो है वो उन्हें मतलब अपना कहना चाह रहे हैं, लद्दाख का कुछ प्रॉपर हिस्सा जो है वो उन्हें चाहिए, और इसके कॉर्नर पे जो बस्तियां बसी है, इन चीजों को भी लेकर के इनमें कोई कोई इश्यूज क्रिएट हुए। तब से इन दोनों के बीच में जो टकराव है वो अभी तक के कंटिन्यू है और शुरू हो गया। कुछ दौर ऐसे आए जहाँ पे ये टकराव जो है वो रुक गए, लेकिन कुछ दौर ऐसे आए कि वापस से स्टार्ट हो गए।
Okay, Tibet spiritual leader Dalai Lama has sought asylum in India 1959. China alleged that India was allowing anti-China activities in India. अब ये क्या कह रहे हैं कि जब दलाई लामा ने अब अपने यहाँ पर क्या किया, मतलब 1959 में वो उन्होंने थोड़ी हेल्प के लिए किया, तो अब चाइना क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो एंटी चाइना, मतलब चाइना के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, क्योंकि क्यों, क्योंकि दलाई लामा को यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि मतलब कोई ना कोई चाइनीज जो है, मतलब चाइना के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, मतलब जो दोस्ती है यहाँ पे भी विश्वासघात हो रहा है। क्लियर, मतलब विश्वास नहीं होता तो ऐसे दुश्मनियां क्रिएट होती है। बाउंड्री डिस्प्यूट अराउज बिटवीन द टू कंट्री ओवर अक्साई चाइना एरिया एंड लद्दाख रीजन एनईएफए इन ईस्टर्न रीजन, मतलब वही अरुणाचल प्रदेश वाला, कि वहां पर इनके थोड़े थोड़े कब्जे होने लगे। द बाउंड्री डिस्प्यूट लेड टू मैसिव चाइनीज इन्वेंशन इन अक्टूबर 1962। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल कीज फायर बट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री रिमेन स्ट्रेन। अब क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ी शांतिपूर्ण 1962 में थोड़ा सा मतलब शांति तो हुई, क्योंकि जब चाइना ने वहां पर थोड़ा सा कुछ अलग ही डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो माहौल था वो कंटिन्यू बरकरार रहता है। ठीक है, जो आए दिन हम न्यूज में पढ़ते ही रहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फोर वे डिड द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ चाइना बेनिफिट इट्स इकोनॉमी। ओके, तो अब आपको मतलब वो 4 वेज बताना है जिनने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को, मतलब जो पॉलिसी थी चाइना को बेनिफिट किया, मतलब चाइना की इकोनॉमी को बेनिफिशियल में डाला। अब भाई हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, फिर जैसे ही उसने प्राइवेटाइजेशन किया, जैसे ही उसने अपने दायरे बढ़ाने शुरू किए, तो उसकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है वो बढ़ते ही बढ़ते गई। क्लियर, अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ रही है, दैट मीन कि क्या हो रहा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन, वही मेन फैक्टर ये हुआ, तो क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड द रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। अब जैसे ही उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर लिया, तो क्या हुआ कि वहां पर उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उससे इनकम सोर्सेस प्राप्त हो रही है, तो उन्हीं सोर्सेस को वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो जितना एग्रीकल्चर से कमा रहा है वो इंडस्ट्री में दे दे। तो अब इसने क्या किया, अब इसने डेवलपमेंट क्या, इसने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। तो रूरल एरिया में जो था वहां पे भी अपनी पर्सनल सेविंग से मतलब क्या होता है, इनकम डेवलप हो रही है, और वही इनकम से उसको उसकी इकोनॉमी बढ़ाने में फायदा हुआ। द रूरल इंडस्ट्री टू ग्रेव ड्यू टू हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल। अब जो रूरल एरिया की इंडस्ट्रीज थी, अब उन्होंने भी अपनी सेविंग से जो रूरल इकोनॉमी थी उसको भी डेवलप किया, क्योंकि अब उन्हें अपने पास भी हक मिल गए थे करने के लिए। द सेज लेड टू द फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड, इट मेड चाइना द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन टू फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या किया, जो फॉरेन ट्रेड था वहां पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, तो इससे क्या हुआ कि जो बाहर की कंट्रीज है वो उन्हें एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन मिल गया अपना एफडीआई के लिए, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे क्या हुआ इन द वर्ल्ड, मतलब उसने वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, वहां पर अपनी कंपनीज स्टार्ट की, और साथ ही साथ क्या हुआ कि अपने देश में बाहर की कंपनीज को भी इन्वाइट किया। तो यहाँ से भी इसका क्या हुआ, मतलब यहाँ पे भी इसने इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पे भी उसको ग्रोथ मिली। It helped strengthening in its relation with WTO in 2001 and plans to deepen इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। भाई इसने इसके जो रिलेशंस थे, इट हेल्प टू स्ट्रेटनिंग इन इट्स रिलेशन विद डब्ल्यूटीओ। अब इसके जो डब्ल्यूटीओ के साथ में इसके रिलेशंस भी अच्छे हुए, और इसने वर्ल्ड इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट किया। तो भाई प्राइवेटाइजेशन का चाइना को तो बड़ा फायदा हुआ। अब फिर से आशियान वाला जो क्वेश्चन है फिर से उठ के आ गया भाई। अब ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक हमें स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप इतने ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी और मतलब अपने आप से कर सकते हो, ठीक है, सेल्फ कर सकते हो। मैं ये कह रही थी कि आप ऑलरेडी इसे सॉल्व कर चुके होंगे। Access the role of ASEAN as an economical association। अब हमको आशियान का रोल उस तरीके से बताना है एज अ इकोनॉमिकल एसोसिएशन, ठीक है। अब आपको पता होगा आशियान हमने क्रिएट ही इकोनॉमिकल मतलब पर्सपेक्टिव से किया हुआ था। क्लियर, क्योंकि हमने आशियान क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ानी थी, जिससे हम सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कर सके। ASEAN was established primarily for accelerating the economical growth, and through that social progress and cultural development, it still remains principally an economic community.
ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल तो वही था। थो द आशियन रीजन एज अ वूल इज a much smaller economy compared to the US, EU and Japan. However, its economy is growing much faster than all these. ठीक है, फास्टर देन ऑल दीज। अब यहाँ पर हमें पता है कि यूएस की तो इकोनॉमी भाई है ही हाईएस्ट लेवल पे। ईयू ने यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है इसने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने भी अपने आप को सी लेवल में स्ट्रॉन्ग किया, जापान की भी स्ट्रॉन्ग ही थी। तो मतलब आसियान की इनकम इतनी ज़्यादा, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को एकदम ग्रोविंग कंट्रीज जो है, ग्रोविंग यूनियन जो है उसमें मतलब एसोसिएशन इस तरीके से रखा कि भाई मेरी भी जो ग्रोथ है वो हो रही है। क्लियर, मतलब दुखी नहीं है, मैं कहीं थमा नहीं हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेवल में आकर के खड़ा हो जाऊँ। दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन रीजन एंड बियॉन्ड। क्लियर। Then next, the objective of the ASEAN are create a common market and produce base within ASEAN state. अब इनने क्या किया, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इन्होंने क्या किया, ऐसे कॉमन मार्केट क्रिएट किए, ठीक है, और उनके इसमें प्रोडक्शन बेस विद इन आशियन स्टेट, जो भी आशियन स्टेट्स थी इनके बीच में उसका प्रोडक्शन रखा। ASEAN as an economical community also committed to improving the existing ASEAN, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिसॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट, आसियान हैज फोकस्ड इन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी नेगोटिएट एफटीए विथ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या, देखो देखो इनने क्या किया, जो आसियन का जो इकोनॉमिकल कम्युनिटी थी उसने कमिटेड टू इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग आसियन। अब वहाँ का जो भी क्या कहना चाहिए कि जो मार्केट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो मतलब जो कमिटेड मार्केट होते हैं, क्लियर, मतलब उसके लिए भी उसने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिसॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट, जो भी इकोनॉमिकल डिस्प्यूट थे उसके लिए भी इसने सेटलमेंट करने की कोशिश की। आसियान हैज फोकस्ड ऑन इन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आसियान ने एक फ्री ट्रेड एरिया इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश की, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेबर के लिए, सर्विसेज के लिए, और इसके लिए चीन और अमेरिका ने भी इसको नेगोटिएट किया। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आई होंगी अच्छे से। तो आसियान मतलब जो इसके जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, और सबसे ज्यादा आप लोगों ने एक फोकस किया होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आसियान से पूछे गए हैं। आसियान के साथ साथ किससे पूछे गए हैं, ईयू से। क्लियर, ये दो टॉपिक तो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंडिया के रिलेशंस किसके साथ में, चाइना के साथ में, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जब इन सारी चीजों को पर्टिकुलरली एक एक करके पूछ लेंगे तो देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेंगे, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो, या वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपको वो टॉपिक को डीपली समझना। अगर हमने वो टॉपिक समझा है तो हम सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। क्लियर। फटाफट एक बार चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, लेफ्ट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल करके बताएंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हमने यूज किए हैं वो किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं, तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।